चलिए बात करते हैं इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कब एक्सचेंज डिफरेंस को आप बोरोइंग कॉस्ट मान सकते हो, क्या स्कोप है स्टैंडर्ड का, क्या रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है, कब आपको बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, कब चार्ज करनी है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कैपिटलाइजेशन, कब आपको उसे कमेंस करना है, सीज करना है, सस्पेंड करना है, वेरियस अदर मिसलेनियस पॉइंट्स एंड लास्ट इज डिस्क्लोजर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। चलिए पहले बात कर रहे हैं हम क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन की। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, वैसे तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, सेम ही डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट मींस एन एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। कोई भी एसेट जिसको इंटेंडेड यूज के लिए रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इंड AS में कहीं डिफाइन नहीं है, आपको सिचुएशन टू सिचुएशन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जनरली 12 महीने या उससे ज्यादा के पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। तो अगर मैं क्वालिफाइंग एसेट सिंपल शब्दों में बोल दूं तो कोई भी एक ऐसा एसेट जिसको रेडी होने में 12 महीने से ज्यादा समय लग रहा है, उसे क्या कहा जाता है जी, क्वालिफाइंग एसेट कहा जाता है। किस चीज के लिए, जो भी मैनेजमेंट उसका यूज करना चाहती है उस चीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है एसेट की, तो एसेट में PPE भी आता है, इन्वेंट्री भी आता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट, बियरर प्लांट आते हैं। तो चाहे PPE हो, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, इंटेंजिबल एसेट, बियरर प्लांट, ये सारे आपके क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन की इनके अंदर कितना समय लगे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। अगर आप बात कर रहे हो इंटेंडेड यूज की, तो इंटेंडेड यूज कैन भी आप ऑफिस में यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, किराए पे देने के लिए यूज कर सकते हो एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चीज इज एसेट को आप क्वालिफाइंग एसेट कब चेक करते हो, आप कब देखोगे कि कोई भी एसेट क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं। जिस भी समय आप उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हो या उसको आप परचेज करने की तैयारी कर रहे हो, तब आप चेक करते हो कि क्या कोई एसेट क्वालिफाइंग एसेट होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर आपने कोई भी एसेट कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, आपने शुरू किया जी 1 अप्रैल को, मान लो कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, आप फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हो, आपने 1 अप्रैल 20x1 को शुरू किया। यहां पर आप देखो कि इसको रेडी होने में कितना समय लगेगा। फैक्ट्री बिल्डिंग का यूज क्या होगा, आप इसे फैक्ट्री लगाओगे, करेक्ट। तो इसमें फैक्ट्री कब लगा सकते हो, इस चीज के लिए इस फैक्ट्री बिल्डिंग को तैयार होने में कितना समय लगेगा। मान लो आप बोलते हो कि जी इसको तैयार होने में 3 साल लगेगा और ये 31/3/X4 तक जाके रेडी होगी। सिंस इस एसेट को विच इज फैक्ट्री बिल्डिंग, इसको तैयार होने में दे आर टेकिंग अ पीरियड of 3 year which is more than 12 month, that is इसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो आप इस फैक्ट्री बिल्डिंग को क्या बोलोगे जी, क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे। क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो कंडीशन है ना वो यही है कि रेडी होने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। एसेट कोई भी हो चलेगा, इन्वेंट्री में भी अगर बनने में 12 महीने से ज्यादा लग रहे हैं, जैसे अल्कोहल है, विस्की है, विस्की आप बनाते हो, उसके बाद जब आप बनाते हो तो उसको आप काफी समय तक स्टोर रखते हो, क्यों, क्योंकि जितनी पुरानी विस्की होगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो उसको बनने में 12 महीने से ज्यादा लग रहा है, तो डेट विस्की विल ऑल्सो बी अ क्वालिफाइंग एसेट। तो क्वालिफाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, इन्वेंट्री भी हो सकता है, PPE भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट द मेजर चीज जो है वो ये है कि उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। ठीक है जी, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग, जिसको बनने में 3 साल लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। ये PPE का एग्जाम्पल हो गया। कोई रियल स्टेट डेवलपर है जो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है, जो वो लोगों को लेट आउट करेगा, मान लो उस कॉमर्शियल बिल्डिंग को बनाने में 3 साल लगेगा, तो जो बिल्डिंग है वो क्वालिफाइंग एसेट होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। एक कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती है, उनका प्रोडक्शन करती है। इट प्रिपेयर्स एंड सेल्स वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक घी, बटर, चीज एक्सेट्रा। चीज टेक्स सब्सटेंशियली लॉन्गर पीरियड टू गेट रेडी फॉर सेल। कंपनी कह रही है कि जो हम चीज बनाते हैं उसमें सब्सटेंशियल पीरियड लगता है, 12 महीने या उससे ज्यादा लग रहा है, तो इन दैट केस चीज को आप क्या बोलोगे, क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे। कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बना रही है, मान लीजिए जैसे फेसबुक है, फेसबुक मेटावर्स बना रहा है, इसके अलावा मल्टीपल कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं। द एसेट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर रिकॉग्निशन एंड विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर एक दिन में नहीं, उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आप क्या बोलोगे, क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे। तो इन सारे एग्जाम्पल से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि एसेट कोई भी हो चलेगा, बट उसके रेडी होने में क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। अब इसी के ऊपर कुछ छोटे मोटे केसेस और बात कर लेते हैं, एडिशनल पॉइंट है। When an acquired asset can only be used in combination with a qualifying asset, then the asset acquired will also be a qualifying
एसेट। मान लीजिए आप कोई एसेट परचेज करते हैं, एसेट आपने परचेज किया है ए, ये एसेट किसी दूसरी क्वालिफाइंग एसेट में लगेगा, चाहे ए को रेडी होने में हो सकता है 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हमने ये एसेट एक्वायर किया है किसी दूसरे एसेट के लिए और इसका यूज तभी हो सकता है जब दूसरा एसेट जो क्वालिफाइंग एसेट है रेडी हो जाएगा, तो आप इस एसेट को भी क्या मानोगे, क्वालिफाइंग एसेट मानोगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया किसी दूसरे क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो उसका जो एसेट आपने एक्वायर किया है उसका यूज तभी हो सकेगा जब वो क्वालिफाइंग एसेट तैयार हो जाएगा। इसीलिए आप जो एसेट आपने खरीदा है उसको भी क्वालिफाइंग एसेट मानोगे। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एक ब्रेड कंपनी है जो अपना प्लांट लगा रही है हरियाणा में, जिसको 5 साल लगेंगे प्लांट लगाने में। प्लांट के लिए इन्होंने कोई मशीनरी एक्स परचेज करी है। मशीन एक्स जो है खुद में 6 महीने में रेडी हो जाएगी, बट इट विल बी यूज्ड ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्लांट। तो आप प्लांट लगा रहे हो विच इज अ क्वालिफाइंग एसेट, क्योंकि उसमें क्या लग रहा है, 1 साल से ज्यादा समय लग रहा है। आपने एक मशीन खरीदी है इस प्लांट के लिए, ये मशीन खुद में तो 6 महीने में रेडी हो जाती, बट सिंस ये उस प्लांट में लग रही है और जब तक प्लांट शुरू नहीं होगा ये मशीन भी आप यूज नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केस, सिंस अ मशीन इज एक्वायर्ड, सिंस एन एसेट इज एक्वायर्ड फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट, आप इस एसेट को भी क्या बोलोगे, क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे। पीरियड टू कंप्लीट द प्लांट 5 ईयर विल बी कंसिडर्ड फॉर मशीन एक्स, एंड मशीन एक्स को भी क्या बोला जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट बोला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, जैसे ऊपर वाला था वैसे ही नीचे वाला। ऊपर वाले में क्या है कि आप क्वालिफाइंग एसेट के साथ यूज कर सकते हो, नीचे वाले में है कि आपने क्वालिफाइंग एसेट बनाना है, उसके लिए आपने कोई एसेट एक्वायर किया। तो जो एसेट आपने एक्वायर किया है उसको भी आप क्या बोलोगे, क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे। दोनों केसेस में ना खासियत ये है कि जो एसेट आपने खरीदा है, हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे वो क्वालिफाइंग एसेट ना हो, बट सिंस वो किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए लिया गया है या किसी क्वालिफाइंग एसेट के साथ यूज हो सकता है, इसीलिए आप उस एसेट को क्या बोल रहे हो, क्वालिफाइंग एसेट बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अ टेलीकॉम कंपनी हैज एक्वायर्ड अ 3G लाइसेंस। लाइसेंस कैन बी सोल्ड और लाइसेंस टू थर्ड पार्टी। हाउएवर मैनेजमेंट इसका यूज क्या करना चाहती है, वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड। आपने क्या किया, आपने एक लाइसेंस परचेज किया और आप एक नेटवर्क बना रहे हो। नेटवर्क तभी बनेगा जब आपके पास लाइसेंस हो, तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होता तो आप नेटवर्क नहीं बना सकते। तो इन दिस केस लाइसेंस तो आपने खरीद लिया ना, लाइसेंस खुद में क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता, बट लाइसेंस किसके लिए खरीदा, आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए खरीदा। तो अगर वायरलेस नेटवर्क क्वालिफाइंग एसेट है तो आप लाइसेंस को भी क्या बोलोगे, क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे। सिंस आपने एक एसेट परचेज किया किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, इसीलिए आपने जो एसेट परचेज किया वो भी क्वालिफाइंग एसेट होगा। एंड द लास्ट इज, क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या नहीं आता, इन्वेंट्रीज प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड। ऐसी इन्वेंट्रीज जो शॉर्ट पीरियड 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने में बन जाती है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड 2 दिन में बन जाती है, 3 दिन में बन जाती है, तो उसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो लगा नहीं। जब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा तो आप उसको क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलोगे। सिमिलरली, कोई भी एसेट जो रेडी टू यूज है या सेल है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, आप लैपटॉप खरीदते हो, शाम तक, सुबह खरीदा, शाम तक आप उस लैपटॉप का यूज भी कर सकते हो। तो ऐसा एसेट जो रेडी टू यूज है, रेडी टू सेल है, आप उसको भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि उसको बनने में, इंटेंडेड यूज के लिए तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा। सिमिलरली, कोई भी फाइनेंशियल एसेट है, जैसे डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, चाहे वो 12 महीने में मिले या 12 महीने से ज्यादा उसका क्रेडिट पीरियड है, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप फाइनेंशियल एसेट को कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलोगे, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली मना करते। तो अगर कोई डेटर है जिससे पैसे 15 महीने में, 20 महीने में आ रहे हैं, तो आप उसको क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलोगे, सिंस क्वालिफाइंग एसेट डू नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल एसेट। ठीक है जी, तो इसके साथ अपना क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन कंक्लूड होती है। नेट क्रक्स यही निकला कि कोई भी एसेट जिसको रेडी होने में 12 महीने या उससे ज्यादा का समय लगता है और सिंपल वर्ड सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, आप उसको क्वालिफाइंग एसेट बोलते हो। ठीक है जी, चलिए जी, अभी तक हम लोगों ने देखो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन तो समझ ली। अब मैं बात कर रहा हूं बोरिंग कॉस्ट क्या होती है। देखो, बोरिंग कॉस्ट बहुत सिंपल है, जो भी इंटरेस्ट या अदर कॉस्ट आप इनकर करते हो विद रिलेशन टू बोरिंग ऑफ फंड्स। जब भी पैसे उधार लोगे तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा करोगे उसे बोरिंग कॉस्ट कहा जाएगा। मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए, मतलब आपने मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो जब आप लोन लेते हो तो लोन के टाइम पे आपने कोई प्रोसेसिंग फीस पे करी होगी, करेक्ट। आप इसके ऊपर इंटरेस्ट देते हो सकता है कुछ इंश्योरेंस चार्जेस भी दे रहे हो, तो ये सारे खर्चे जो आप देते हो इसे बोरिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड कहता है
बोरोइंग कॉस्ट इज इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, जो भी आपने इनकर किया है इन रिलेशन टू बोरोइंग ऑफ फंड्स। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता है, चाहे बोरोइंग्स पे हो या लीज लायबिलिटी पे हो। अगर आपने कोई चीज लीज पे ली है तो लीज पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फाइनेंस कॉस्ट देनी पड़ती है, तो उसको भी आप बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हो। जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करते हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे कंप्यूट किया जाएगा इंड एएस पे, तो इंड एएस 109 बताता है कि उसे हम निकालते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। तो जब इंड एएस 109 में जाएंगे तो वहां ईआईआर के ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना, एग्जाम में दिया होगा। और दूसरी चीज, इंटरेस्ट हमेशा ईआईआर मेथड पे निकलेगा। तीसरा पॉइंट बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी तक का कंक्लूजन ये था कि बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेना है, चाहे लीजेस पे हो चाहे बोरोइंग्स पे हो। प्लस अगली लाइन देखना, बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड सम पार्ट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग विच इज रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। एक्सचेंज डिफरेंस, जो एक्सचेंज का नुकसान हो रहा है आपको फॉरेन करेंसी बोरोइंग पे, तो स्टैंडर्ड कहता है उसका कुछ हिस्सा हम इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे, विच इज सेड टू बी एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। निकलता कैसे है अभी थोड़ी देर में बात कर रहा हूं। तो बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या आया, बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आया मेरे दोस्त इंटरेस्ट एक्सपेंस आया, चाहे बोरोइंग हो चाहे लीज लायबिलिटी पे हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका ईआईआर मेथड से निकलेगा, प्लस इसके अंदर कुछ फॉरेन करेंसी के बोरोइंग पे जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है उसका कुछ पार्ट बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा। करेक्ट। चलो अब ये बात कर रहा हूं कि एक्सचेंज डिफरेंस का कितना हिस्सा बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा, वो हम कैसे निकालेंगे। होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। समटाइम्स इंटरेस्ट रेट जो होम कंट्री के अंदर होता है, होम कंट्री और दूसरे शब्दों में आप बोलो फंक्शनल करेंसी, जब आप इंड एएस पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे फॉरेन फंक्शनल करेंसी पे। अभी मान लो जैसे मेरी कंपनी इंडिया में है तो आईएनआर विल बी माई होम कंट्री की करेंसी और यू कैन से आईएनआर विल बी माई फंक्शनल करेंसी। अभी के लिए इतना मान के चलो, क्या आईएनआर। कभी कभी क्या होता है अपने देश में और बाहर के देशों में इंटरेस्ट रेट में बहुत फर्क होता है। जैसे अगर आप इंडिया में कोई लोन बोरो करोगे तो 12 से 25% पड़ेगा, यूएसए में बोरो करोगे तो 3 से 8% पड़ेगा। तो जनरली और बहुत बार यू कैन से कभी कभार एंटिटी क्या कर सकती है कि वो बाहर के देश से लोन ले सकती है। जैसे अगर वो कहती है कि मैं यूएसए से लूंगी 8% पे पड़ जाएगा मैक्सिमम, इंडिया से लूंगी 25% पे, तो 17% की सेविंग मेरे को आ जाएगी। इतनी बात समझ आती है। जब आप बाहर के देश से लोन लेते हो, आप फॉरेन करेंसी में कोई भी बोरोइंग लोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है, मान लो आपने 10,000 यूएसडी का लोन लिया। जब आपने लोन लिया वो उस दिन का एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू 45 रुपीज। जब आपने वो रीपे किया, वापस दिया, तो आपने $10,000 पे किया। उस दिन एक्सचेंज रेट का था 65 रुपए। तो जब आपने लोन लिया था आपके पास पैसे कितने आए थे, $10,000, 45 रुपए का एक, 4.5 लाख रुपए आए थे। पर जब आपने पे किया तो $10,000 पे किए, $1 कितने का खरीदा होगा, 65 रुपए का, 6.5 लाख रुपए पे किए। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस। इतनी बात समझ आ गई। तो स्टैंडर्ड कहता है क्या, जब भी आप फॉरेन करेंसी में बोरोइंग करोगे तो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट चेंज देयर मे अराइज एक्सचेंज डिफरेंस। कब कब हो सकता है, एक जब आप उसे रीपे कर रहे हो तब, एक जब साल के एंड में आप उसे रीस्टेट करते हो, रीस्टेटमेंट करते हो तब। करेक्ट। स्टैंडर्ड कहता है सम पार्ट ऑफ डेट लॉस इज एट्रीब्यूटेबल टू इंटरेस्ट एंड हेंस दैट पार्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द बोरोइंग कॉस्ट। और रिमेनिंग एक्सचेंज डिफरेंस को आपको कहां दिखाना चाहिए, अदर एक्सपेंस या अदर इनकम में दिखाना चाहिए। स्टैंडर्ड कह रहा है कि भैया जो नुकसान हुआ है ना उसमें से कुछ हिस्सा हमें इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए और बाकी हिस्सा आपका अदर एक्सपेंस या अदर इनकम में दिखेगा। करेक्ट। अब कितना हिस्सा हम बोरोइंग कॉस्ट में लेकर जाएंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं अभी तक कंक्लूड करूं तो मुझे ये तो समझ आ गया कि जब भी मैंने बाहर के देश से लोन लिया है और बाहर के देश के लोन का रेट मेरा कम है, तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जो भी मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है उसका कुछ हिस्सा उठाकर मैं बोरोइंग कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। कितना करूंगा अब वो देखो। इन द इनिशियल ईयर ऑफ बोरोइंग, जो आपका पहला साल है बोरोइंग का, मतलब जब आपने बोरो किया उस साल की बात कर रहा हूं, एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट में कितना ऐड करोगे, लोअर ऑफ एक्सचेंज लॉस ड्यूरिंग द करंट पीरियड, उस पीरियड के अंदर कितना एक्सचेंज लॉस हुआ है, और difference in borrowing cost actually incurred and the cost that would have been incurred if borrowed in its functional currency। एक्सचेंज लॉस जो आपका इनकर हुआ, मतलब जितना भी आपको नुकसान हो रहा है एक्सचेंज डिफरेंस पे,
और जो भी आपके इंटरेस्ट का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, जो भी आपने एक्चुअल में इनकर किया और जो आप इनकर करते हैं अगर आप आईएनआर में लोन लेते, मतलब फंक्शनल करेंसी में लोन लेते। क्या कहा स्टैंडर्ड ने, एक बार सुन लो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करके दिखा देता हूं। स्टैंडर्ड ने कहा अगर आपको एक्सचेंज लॉस हुआ है तो जितना एक्सचेंज लॉस हुआ है वो, या जितना भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट का डिफरेंस है, जितना आपने एक्चुअल इनकर किया और जितना आप इनकर करते अगर आप आईएनआर में बोरोइंग लेते, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड कर दूंगा और फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में से कम कर दूंगा। याद रखना गेन की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, बोरोइंग कॉस्ट जो आपने एक्चुअल में इनकर करी प्लस जो भी आपने एडजस्टमेंट करी वो, ये जाएगा जी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। और नेट एक्सचेंज डिफरेंस कैसे निकलेगा, जो भी टोटल का एक्सचेंज डिफरेंस है वो, उसमें से जो भी आपने एडजस्टमेंट निकाली वो माइनस करना, ये जाएगा जी अदर एक्सपेंस के अंदर। निकलेगा कैसे, चलो ध्यान से देख लो। एन एंटिटी कैन बोरो इन इट्स फंक्शनल करेंसी एट द रेट 12%। अगर मैं आईएनआर में बोरो करता तो मैं 12% पे बोरो करता। उसने $1000 बोरो किए हैं 4% पे ऑन 1 अप्रैल 2020। यूएसडी की बोरोइंग है कितनी, 1000। फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा, 4%। जब बोरो किया उस दिन का रेट क्या था, 40 रुपए का। तो मैंने, अगर मैं आईएनआर बोरोइंग की बात करूं तो मैंने कितना बोरो किया, $1 40 रुपए का था, $1000 बोरो किए तो मैंने 40,000 रुपए बोरो किया। इतनी बात समझ आती है। इक्विवेलेंट अमाउंट इन फंक्शनल करेंसी 40,000, हमें समझ आ गया। इंटरेस्ट पेबल है साल के एंड में ऑन 31 मार्च X2, जो एक्सचेंज रेट था वो 50 रुपए था। लोन अभी रीपे नहीं हुआ। अब बात को ना थोड़ा ध्यान से समझो, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। अब स्टैंडर्ड की कंटेंशन समझो। स्टैंडर्ड कह रहा है भाई $1000 थे, 40 रुपए के रेट पे लिए थे, रेट कितना हो गया, 50 रुपए। जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ा आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे मतलब नुकसान। कितने का नुकसान हुआ, 10 रुपए का $1 पे, $1000 पे कितना नुकसान हुआ, 10,000 रुपए, करेक्ट। तो एक्सचेंज लॉस कितना हो गया, 10,000 रुपए। नेक्स्ट, आपकी बोरोइंग कॉस्ट कितनी है। अगर आपने इंडिया में बोरो किया होता तो आपने 40,000 रुपए बोरो किए होते, किस रेट पे, 12% पे। तो आपका अगर इंडिया में बोरोइंग होती तो आप कितना इंटरेस्ट देने वाले थे, 4800। बट सिंस आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग ली तो आपने एक्चुअल कितना इंटरेस्ट दिया, $1000 पे 4% दिया, साल के एंड में पे कर रहे हो तो साल के एंड का रेट हो गया 50, कितना आ गया जी, 2000 रुपए। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने इंडिया में बोरो किया होता तो आपने 4800 का ब्याज दिया होता, बट सिंस आपने फॉरेन करेंसी में बोरो किया, आपने कितने का ब्याज दिया, 2000 रुपए का। आपने इस 2800 रुपए को बचा लिया। इतनी बात समझ आती है। स्टैंडर्ड क्या कहने वाला है एंटिटी को, सुनते जाओ। स्टैंडर्ड कह रहा है भैया अगर इंडिया में बोरो करते तो 4800 रुपए देते, बट फॉरेन करेंसी में बोरो किया इसलिए 2000 रुपए दिए, 2800 रुपए बचाए, करेक्ट नहीं। स्टैंडर्ड कह रहा है भैया नुकसान भी तो खा लिया 10,000 रुपए का फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस पे। अगर आपने इंडिया में पैसे नहीं बचाने की कोशिश करी होती तो ये 10,000 रुपए का नुकसान नहीं होता। इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है क्या, जो भी एक्सचेंज लॉस हुआ 10,000, जो भी आपकी बोरोइंग एक्चुअल इनकर्ड 2800, कॉस्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड अगर आपने आईएनआर में बोरो किया होता, कितना, दिस इज 2000, दिस इज 4800, दोनों का डिफरेंस कितना, 2800। जो भी इन दोनों में से कम होगा, कितना कम है, 2800, इसको हम बोलेंगे कि दिस इज बोरोइंग कॉस्ट और इसको हम बोरोइंग कॉस्ट में ऐड कर देंगे। यही किया है हमने। पहले हमने निकाला कि अगर इंडिया में बोरो किया होता तो हमें कितने इंटरेस्ट पड़ता, फिर हमने कहा कि अगर मैंने फॉरेन करेंसी में बोरो किया होता तो मुझे कितना इंटरेस्ट पड़ता, फॉरेन करेंसी बोरोइंग इनटू में फॉरेन करेंसी का रेट इनटू में जिस भी दिन मैं पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोजिंग रेट डेट को पे कर रहा हूँ तो क्लोजिंग रेट आ गया। कितना दोनों का डिफरेंस है, 2800 रुपए। फॉरेक्स पे कितना नुकसान खाया है मैंने, 10,000 का। स्टैंडर्ड कह रहा है भैया 2800 बचाने के चक्कर में 10,000 का नुकसान खा लिया ना, इसीलिए जो भी दोनों में से कम है, कितना, 2800 कम है, इसको हम बोरोइंग कॉस्ट बनाएंगे और बोरोइंग कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो भी आपने बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअल इनकर करी मतलब 2000 प्लस 2800 की एडजस्टमेंट इक्वल टू टोटल बोरोइंग कॉस्ट। और फॉरेन एक्सचेंज का लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस कितना था 10,000 माइनस ये जो अभी आपने एडजस्टमेंट निकाली है 2800 की, वो माइनस कर दो, कितना आ गया जी 7200। इसको आप दिखाओगे अदर एक्सपेंस में, इसको आप दिखाओगे
किसमें? फाइनेंस कॉस्ट में। यही स्टैंडर्ड ने बोला है। स्टैंडर्ड ने बोला जब भी पहले साल की अगर मैं बात करूं तो जो भी नुकसान हुआ वो या दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस विच एवर इज लोअर उतना आप कहाँ लेके चले जाना, बोरिंग कॉस्ट में लेके चले जाना, और उतना आप एक्सचेंज डिफरेंस में से घटा देना और फिर अदर एक्सपेंस में शो करना। एक चीज याद रखना, अगर गेन है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहली बात क्लियर? ये तो हो गई जी पहले साल की बात। सब्सिक्वेंट ईयर में ऐसा तो है नहीं कि लोन पहले साल में ही खत्म हो जाएगा, हो सकता है अगले साल चले, हो सकता है उससे अगले साल भी चले। तो अगर सब्सिक्वेंट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर मतलब अगले साल में अगर लॉस है, तो जैसे अभी अकाउंटिंग देखी थी आपने ये वाली, सेम ऐसे ही आपको लॉस को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? जो भी इन दोनों में से कम होगा। करेक्ट? बट एंड बट ये तो था अगर नुकसान है। अगर सब्सिक्वेंट ईयर में गेन हो गया तो स्टैंडर्ड कहता है भैया पहले कुछ अमाउंट आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट में ऐड किया था ना, उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कह रहा है पहले नुकसान था, आपने बोरिंग कॉस्ट में ऐड किया, अब गेन हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन अ रिवर्सल ऑफ एडजस्टमेंट टू बोरिंग कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। तो अगर पहले साल में नुकसान हो रहा है, आपने बोरिंग कॉस्ट में ऐड किया, सब्सिक्वेंट ईयर में गेन हो रहा है, तो आपको बोरिंग कॉस्ट में माइनस भी करना पड़ेगा, बोरिंग कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। रिवर्सल विल बी लोअर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो। पहला है एक्सचेंज गेन ऑफ द पीरियड, आपको कितना फायदा हो रहा है। सेकंड इज प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज लॉस एडजस्टेड इन अर्लियर ईयर, पहले सालों में कितना नुकसान एडजस्ट किया था वो प्रोपोर्शनेट करना है। कैसे करोगे? जो भी आपने पहले सालों में नुकसान एडजस्ट किया था इनटू में जो भी बोरिंग आउटस्टैंडिंग बची है डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग। हो सकता है ना आपने ड्यूरिंग द ईयर बोरिंग कुछ पे कर दियो, तो मान लो आपने 5,000 रुपए का एक्सचेंज लॉस ऐड किया था बोरिंग कॉस्ट में, आपकी 1,00,000 यूएसडी की बोरिंग थी, आपने 40,000 रीपे कर दिया, तो स्टैंडर्ड कहता है कितनी बची है? 60,000 बची है। तो सिर्फ 60,000 के ऊपर जितना नुकसान था हम उसी को रिवर्स करने देंगे, बाकी रिवर्स करने नहीं देंगे। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने बोला क्या, रिवर्सल विल बी क्या होगा, जो भी एक्सचेंज गेन हुआ और जो भी आपका प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज लॉस है, दोनों में से जो भी लोअर होगा आप उसको एडजस्ट कर देना। प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज लॉस कैसे निकलेगा? जो भी आपके अर्लियर ईयर का एक्सचेंज डिफरेंस था इनटू में फॉरेन करेंसी बोरिंग जो भी आउटस्टैंडिंग है डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग। तो जब आप टोटल बोरिंग कॉस्ट निकालोगे उसमें जो भी बोरिंग कॉस्ट आपने इनकर करी है उसमें ये एडजस्टमेंट माइनस कर देना, तो ये आप कहाँ दिखाओगे? फाइनेंस कॉस्ट में। और नेट एक्सचेंज डिफरेंस कैसे निकालोगे? जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस या गेन है उसमें से इसको माइनस कर देना, जो भी आपने एडजस्टमेंट निकाली है इसको आप कहाँ दिखाओगे? अदर इनकम में। सिंस गेन है, इनकम है, इसलिए अदर इनकम में आ रही है। क्या कहा? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करके दिखा देता हूँ। एज्यूम द एक्सचेंज रेट ऑन 20x3 इज 44 rupees and part of the loan is repaid. Exchange rate on 31st March 20x2 is 50 रुपए। मतलब अभी हमने देखा था 50 रुपए का रेट था 20x2 में, जो 20x3 में कम होके कितने का हो गया? 44 रुपए का, मतलब 6 रुपए का फायदा हो गया, एक्सचेंज गेन आ रहा है। प्लस वो कह रहा है कि इतनी बोरिंग हमने रीपे कर दी थी, बाकी इतनी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो पहले निकाल लो जी आपको गेन कितना हुआ। सिंपल सी बात है, कितना गेन हुआ? 50 रुपए की बोरिंग थी, 44 की रह गई, मतलब 50 रुपए का रेट था, 44 का रह गया, 6 रुपए का फायदा। कितने पे? कितनी बोरिंग आउटस्टैंडिंग है? 400 की। तो आपने किया 400 इंटू में 6 रुपए के हिसाब से 2400 निकाल दिया। एक चीज है, अब आप निकालो आपने पहले साल में कितना नुकसान डाला था बोरिंग कॉस्ट में, कितना ऐड किया था? 2800 ऐड किया था। अब इसको आप प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज डिफरेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे? जितना भी एक्सचेंज डिफरेंस था इनटू में जो भी आपकी बोरिंग आउटस्टैंडिंग है डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग। कितना आ गया जी? 1120। क्या कह रहा हूं मैं, यहां से लिंक कर देता हूं। देखो 50 रुपए का रेट 44 का रह गया, 6 रुपए का फायदा हो गया, कितनी बोरिंग आउटस्टैंडिंग है? $400। तो कितने का एक्सचेंज गेन आ गया आपको? 2400 का। इतनी बात क्लियर? अब आप निकाल रहे हो प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज लॉस। कैसे निकलेगा? एक्सचेंज लॉस जो आपने अर्लियर ईयर में एडजस्ट किया था, अभी हमने निकाला था 2800 की, ये देख लीजिए ये निकाला हुआ, इनटू में फॉरेन करेंसी बोरिंग आउटस्टैंडिंग। कितनी बोरिंग आउटस्टैंडिंग है? $400 की बोरिंग आउटस्टैंडिंग है, डिवाइडेड बाय टोटल फॉरेन करेंसी बोरिंग कितने की थी? $1000 की। तो ये आ गया आपके पास जी 1120।
स्टैंडर्ड कहता है इन दोनों में से जो भी कम होगा, कितना कम है 1120, इसको आप क्या करोगे, बोरिंग कॉस्ट में माइनस कर देना, एक्सचेंज डिफरेंस में माइनस कर देना। यही करना है, यही लिखा हुआ है जी। तो हमने यहाँ पे बस आपके लिए सिंपल स्टेप बना दिए कि पहले एक्सचेंज डिफरेंस लिख दो, फिर प्रोपोर्शनेट निकाल दो, फिर आप गेन निकाल लो, जो भी दोनों में से लोअर है वो ले लो, और जो लोअर है उसकी एडजस्टमेंट आप बुक्स में ले लेना। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इसे अब, तो स्टैंडर्ड कह रहा है बोरिंग कॉस्ट मतलब जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है, चाहे लीज का हो चाहे बोरिंग का हो, प्लस इसके अंदर जो एक्सचेंज लॉस होता है आपका, उसका कुछ हिस्सा बोरिंग कॉस्ट में आ जाता है, ऐड हो जाता है। कैसे निकलता है उसके लिए हमने ये बोला, अगर आपका पहला साल है, मतलब इनिशियल ईयर है बोरिंग का, मतलब जिस साल आपने बोरिंग लिए उस साल अगर गेन है एक्सचेंज पे तो कुछ नहीं करना, अगर नुकसान है तो जो भी नुकसान हुआ और जो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट का डिफरेंस है, मतलब जो भी आपने फॉरेन करेंसी में बोरिंग करी तो क्या कितना खर्चा दिया, और अगर आप आईएनआर में बोरो करते तो कितना पड़ता, जो भी दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। उसको आप क्या करोगे, बोरिंग कॉस्ट में ऐड कर दोगे, फॉरेक्स के जो डिफरेंस है, एक्सचेंज डिफरेंस है, उसमें आप माइनस कर दोगे, इसको दिखाओगे फाइनेंस कॉस्ट में, टोटल बोरिंग कॉस्ट को, और नेट एक्सचेंज डिफरेंस को दिखाओगे अदर एक्सपेंस में। बट अगर मैं अगले साल की बात करूं तो अगले साल देखो नुकसान है फायदा है, अगर नुकसान है तो जैसे भी बात करी थी वैसे कर लेना, गेन है तो स्टैंडर्ड कहता है अब आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। रिवर्सल विल बी लोअर ऑफ जो भी एक्सचेंज गेन है उस पीरियड में और प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज लॉस। प्रोपोर्शनेट एक्सचेंज लॉस क्या निकालोगे, एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आपने अर्लियर ईयर में बोरिंग कॉस्ट में ऐड किया था इनटू में फॉरेन करेंसी की बोरिंग डिवाइडेड बाय टोटल फॉरेन करेंसी बोरिंग, जो भी दोनों में से कम होगा वो आप बोरिंग कॉस्ट में माइनस कर देना और नेट एक्सचेंज डिफरेंस में माइनस कर देना। इस बोरिंग कॉस्ट को आप दिखाओगे फाइनेंस कॉस्ट में, नेट एक्सचेंज डिफरेंस को आप दिखाओगे अदर इनकम में, क्योंकि एक्सचेंज गेन है आपको फायदा है। ठीक है जी, चलिए स्कोप की बात करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है जी एप्लीकेबल ऑन बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको आपने लायबिलिटी कंसिडर नहीं किया है एज पर इंडियाज 109। सिंस आपने उसे लायबिलिटी कंसिडर नहीं किया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल आल्सो बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। तो इक्विटी की कॉस्ट के ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है, जैसे डिविडेंड या कॉस्ट ऑफ इशुएंस एक्सेट्रा। फर्दर ये स्टैंडर्ड एक चीज और बोलता है, नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑन दीज टू एसेट्स। आपको इन दोनों एसेट्स पे इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। होता क्या है, जैसे अब इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अगर आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको उस पर जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करनी है, सिंपल स्ट्रेट बात, करेक्ट। बट अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं और मल्टीपल टाइम बनाते हो, सिंस आप लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हो, मल्टीपल टाइम बना रहे हो, तो उस पे ना एक एक आइटम पे ना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना ना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है वो काम। इट इज़ अ वेरी लेंदी एंड टाइम टेकिंग काम। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कभी भी कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो क्या है लार्ज क्वांटिटी में बन रही है, रिपीटेटिव बेसिस पे बन रही है, इवन उस पर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, आप चाहो तो इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को मत अप्लाई करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर स्टैंडर्ड कहते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वालिफाइंग एसेट है जो आपने फेयर वैल्यू पे मेजर किया है, जैसे कोई भी बायोलॉजिकल एसेट है अंडर इंडियाज 41, वो आपने क्या किया फेयर वैल्यू पे मेजर किया है, तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि उस पर भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप उस पर पहले बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे फिर आप पीरियड एंड पे दोबारा से उसे फेयर वैल्यू पे ले आओगे, तो जब वो एसेट रहना ही फेयर वैल्यू पे है तो कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने ना करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। सो इन दोनों एसेट के केस में बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन एंड अदर थिंग्स स्टैंडर्ड ने बोला कि ठीक है तुम नहीं करोगे अप्लाई तो कोई चैलेंज नहीं है, बट अगर कोई एंटिटी फिर भी करना चाहती है स्टैंडर्ड कहता है कर लो, कोई चैलेंज नहीं है, सच कोई मना नहीं है। चलिए बात करते हैं रिकॉग्निशन की कि हमें बोरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग और रिकॉग्निशन कैसे करना है बुक्स में। तो स्टैंडर्ड कहता है बोरिंग कॉस्ट डेट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are included in the cost of that asset, that is they must be capitalized, and other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred. स्टैंडर्ड ने ना बहुत सिंपल सी बात बोली है। स्टैंडर्ड ने कहा अगर आपने कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर करी है, क्यों इनकर करी है, किसी क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने में, एक्वायर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में या प्रोड्यूस करने में, तो जो बोरिंग कॉस्ट है आप उसे उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हो, कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो सारी आप P&L में डाल देना। फॉर एग्जांपल आपने ना एक लोन लिया है क्योंकि आप एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो,
ठीक है, मान लो बिल्डिंग है आपकी क्वालिफाइंग एसेट, 12 महीने से ज़्यादा या सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है इसको बनने में, तो जो भी इस लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आप बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ऑन द अदर साइड, मान लो आपने एक लोन लिया है इन्वेंट्री परचेज करने के लिए। इन्वेंट्री क्या है? आप शूज परचेज करते हो और बेचते हो। परचेज करते हो, बेचते हो, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस है आपका और कुछ नहीं है। तो जो भी आपने इस लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, सिंस ये आपकी ट्रेडिंग इन्वेंट्री है तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपको उसे P&L में चार्ज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब होगा। देखो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मीन्स बोरोइंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट हैज नॉट बीन मेड। मतलब अगर आपने वो क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा नहीं किया होता तो आपको बोरोइंग कॉस्ट या फिर वो लोन वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं थी, बोरोइंग कॉस्ट इनकर ही नहीं करनी पड़ती। मान लो आपने लोन लिया बिल्डिंग बनाने के लिए, अगर आप बिल्डिंग नहीं बनाते तो आप लोन भी नहीं लेते, करेक्ट। तो एनी बोरोइंग विच वुड हैव बीन अवॉइडेड, अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा नहीं किया होता तो उसको क्या बोलोगे आप? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरोइंग्स। बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज की जाएगी? देखो, कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट की वैल्यू में ऐड करना, तो मतलब एक तरीके से एसेट बन गया वो आपका। तो एसेट कब बनता है? जब आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सको, प्लस फ्यूचर में आपको पता है उससे बेनिफिट आपको मिलेंगे। कोई भी एसेट रिकॉग्नाइज होने के लिए यही कंडीशन होती है, चाहे पीपीई हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो। इट इज प्रोबेबल दैट इट विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में आपको फायदे मिलेंगे और कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हो। इंडेस प्रोवाइड सेपरेट गाइडेंस फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग इनटू स्पेसिफिक बोरोइंग एंड जनरल बोरोइंग। ये स्टैंडर्ड क्या करता है? बोरोइंग्स को दो हिस्सों में बांटता है, एक बोलता है स्पेसिफिक बोरोइंग, दूसरी बोलता है जनरल बोरोइंग, और दोनों से रिलेटेड गाइडेंस देता है कि किसके केस में कैसे कैपिटलाइज करेंगे। तो पहले क्या करते हैं? पहले रिकॉग्निशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग में कैसे कैपिटलाइजेशन करना है उसको समझते हैं। चलिए, अब तक आप लोगों ने ये समझ लिया कि कब आपको बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। अब स्टैंडर्ड क्या करता है? स्टैंडर्ड कहता है देखो, आपकी जो बोरोइंग्स है ना वो दो तरीके की होती है, वन इज स्पेसिफिक बोरोइंग और वन इज जनरल बोरोइंग, और दोनों का कैपिटलाइजेशन कैसे होगा, मतलब दोनों के केस में बोरोइंग कॉस्ट को आप कैसे कैपिटलाइज करोगे, उसके लिए स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिक गाइडेंस दे रखी है। तो पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग की, फिर हम चलेंगे जनरल बोरोइंग के ऊपर। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है स्पेसिफिक बोरोइंग में। जनरल बोरोइंग में फिर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा होती है, बट स्पेसिफिक बोरोइंग बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक बोरोइंग क्या होती है? मींस बोरोइंग टेकन स्पेसिफिकली फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट। जब आपने कोई बोरोइंग ली है किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए, उसको क्या कहा जाता है जी? स्पेसिफिक बोरोइंग। फॉर एग्जांपल, आपने कहा आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो विच इज अ क्वालिफाइंग एसेट, उसके लिए आपने कोई लोन लिया है, देन दैट लोन विल बी क्लासिफाइड एज अ स्पेसिफिक बोरोइंग। These borrowing will not be used for any other purpose, क्योंकि since it is taken for a qualifying asset आप उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो होगा क्या? अब मान लो आपने पहले दिन 10 करोड़ रुपए का लोन लिया 1 अप्रैल को, आपने पहले दिन कुछ खर्चा किया, मान लो 2 करोड़ रुपए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारा का सारा खर्चा पहले के पहले दिन कर दोगे। अब जो खर्चा, जो पैसे अभी आपने खर्च नहीं किया, वो कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, सेव करोगे, और कुछ तो करोगे ही ना, तो उसमें हो सकता है आप कुछ अर्निंग भी अर्न कर लो। However, during the period when these borrowings are not used for qualifying asset, they may be invested and may earn some earning. जैसे आपने पैसे मान लो फिक्स डिपॉजिट में रख दिए तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। अब आपको बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कैसे करनी है? बहुत सिंपल है, कुछ मत करो मेरे दोस्त, पहले निकालो बोरोइंग कॉस्ट है कितनी, मतलब आपने कितनी बोरोइंग कॉस्ट इनकर करी है। कैसे निकलेगा? जो भी आपका अमाउंट है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, निकाल लेना जितने भी दिन आपका बोरोइंग आउटस्टैंडिंग है, डिवाइडेड बाय 365। मान लो अगर आपने 1 अक्टूबर को बोरोइंग ली है, साल के एंड तक 6 महीने का आपने ब्याज दिया होगा, वो 6 महीने का ब्याज यहाँ पे आ गया। तो जो भी आपने बोरोइंग कॉस्ट इनकर करी है वो आती है स्टेप 1 पे। स्टेप 2 पे आप निकालो कि क्या कोई आपने अर्निंग्स कमाई है फ्रॉम दैट टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। स्टेप 3 पे निकालो कि कितना अमाउंट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 विल बी द अमाउंट जो आप कैपिटलाइज करोगे। सिंपल शब्दों में, जो भी आपने खर्चा किया बोरोइंग कॉस्ट का, माइनस अगर कुछ अर्न किया है तो माइनस कर देना, जो भी आएगा वो अमाउंट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता एसेट पे कब खर्चा किया, मैं फिर कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता एसेट पे किस दिन खर्चा किया है। सिंस बोरोइंग आपने ली है किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए, तो उसका जितना भी बोरोइंग कॉस्ट है वो आप उस स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट पे कैपिटलाइज करोगे। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उस पर ये चीज और डिटेल में समझते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री की बात करूं तो सिंपल है, एसेट के अंदर डेबिट करना है, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, और अगर इंटरेस्ट पे कर दिया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कर सकते हो।
या एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग का क्वेश्चन है। अल्फा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 20X1 बोरोड 9% 30 लाख रुपीज टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। ये लोन आपने इन दोनों एसेट के लिए लिया है, तो देन दिस विल बी क्लासिफाइड एज अ स्पेसिफिक बोरोइंग, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है। कंस्ट्रक्शन यहां से शुरू हो गया। द लोन फैसिलिटी वॉज अवेल्ड ऑन 1 अप्रैल एंड वॉज यूटिलाइज एज फॉलोज। और जो भी फंड आपने अभी यूटिलाइज नहीं किए थे उसको आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? टेम्परेली 7% पे इन्वेस्ट कर दिया। हमने कहा ठीक है। 1 अप्रैल को आपने 5 लाख रुपए यहाँ खर्च किए, 10 लाख रुपए यहाँ खर्च किए, 1 अक्टूबर को 5 लाख यहाँ किए, 10 लाख यहाँ किया। कहने से इस पे टोटल खर्चा कितना किया है? 20 लाख। और इस पे कितना किया है जी? 10 लाख। आपको कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है और बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है वो निकालनी है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। देखो स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको क्या निकालना है? पहले निकाल लो जी आप बोरोइंग कॉस्ट कितनी है, फिर उसमें से आप इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको इनकम आई माइनस कर देना, जो भी अमाउंट आएगी वो कैपिटलाइज कर देना। ठीक है। 30 लाख का लोन था, 10 लाख यहाँ लगा, 20 लाख यहाँ लगा, तो 10 लाख की कॉस्ट इस एसेट में जाएगी, 20 लाख की कॉस्ट इस एसेट में जाएगी। ये बात क्लियर है। बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी? 10 लाख पे कितना परसेंट है? 9% है। पूरे साल का है तो 12/12। यहाँ पे 20 लाख पे कितना परसेंट है जी? 9% है। कितने महीने के लिए? 12/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बात करो जी इन्वेस्टमेंट पे, तो इसे इन्वेस्ट कितना किया होगा? इसे 30 लाख का लोन लिया, 1 अप्रैल को इसने 15 लाख रुपए लगा दिए, और यू कैन से जैसे 10 लाख है, 10 लाख में से इसे 5 लाख तो यहाँ लगा दिए, 5 लाख 1 अक्टूबर को लगाए हैं, तो कहना ही से 6 महीने के लिए उसने 5 लाख रुपए जो नहीं लगाए तो इन्वेस्ट करे होंगे। यहाँ पर 6 महीने के लिए जो 10 लाख रुपए नहीं लगाए थे वो इन्वेस्ट किए होंगे। सिंपल सी बात है। तो 5 लाख रुपए पे आपने 60% कमाया होगा 6 महीने के लिए, इसको आप माइनस कर दो। यहां पर 10 लाख रुपए पे आपने 7% कमाया होगा 6 महीने के लिए। करेक्ट। जो भी आएगा वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है जी, ये देख लीजिए, यही किया। पहले बोरोइंग कॉस्ट निकाली है, फिर इंटरेस्ट इनकम निकाल दी, 5 लाख 7% पे 6 महीने के लिए, यहाँ पे निकल गई। तो ये जो आ गई ये अमाउंट विल बी कैपिटलाइज टू द बिल्डिंग। तो कॉस्ट कैसे निकल जाएगी? जो भी आपने खर्चा किया है प्लस बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो भी खर्चा किया है, बोरोइंग कॉस्ट जितनी आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है जी। चलिए स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली आपने निकाला कि कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करनी है, बोरोइंग कॉस्ट माइनस में इन्वेस्टमेंट। किसी भी सिनेरियो में जो अमाउंट आप कैपिटलाइज करने वाले हो बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर नहीं करी है तो आप कुछ भी कैपिटलाइज नहीं करोगे। ऐसी कोई सिचुएशन जनरली होती नहीं है, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हाँ आपने कोई लोन लिया, बाद में आपका इंटरेस्ट माफ हो गया, आपको इंटरेस्ट नहीं देना, तो आपको कोई बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकर नहीं करी। इन दैट केस आपको कुछ भी कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सिंपल शब्दों में जितना भी आपने बोरोइंग कॉस्ट किया है उससे ज्यादा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, और अगर आपने कुछ खर्च ही नहीं किया बोरोइंग कॉस्ट में तो आप कुछ भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर EIR दिया हो तो EIR ही देना, मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देना, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बोरोइंग कॉस्ट की तब भी हमने कहा था इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। देयर इज नो रिलेशनशिप विद द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्वालिफाइंग एसेट। अगर ध्यान से देखो तो हमने ये नहीं देखा कि हमने किस दिन खर्चा किया है, हमने ये कहा कि भैया इतनी बोरोइंग इस एसेट के लिए, इतनी बोरोइंग इस एसेट के लिए, उस बोरोइंग पे जितना भी ब्याज है उतना कैपिटलाइज कर दो। हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप किस दिन उसे खर्च कर रहे हो। जैसे अपने केस में क्या था अभी जो देखा था 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल, वी आर नॉट बॉदर्ड कि आप किस दिन खर्च कर रहे हो। सिंपल सी बात है। तो देयर इज नो रिलेशनशिप विद द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट। एक चीज और याद रखना, नोशनल बोरोइंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नोशनल बोरोइंग कॉस्ट क्या? जैसे मान लो आप को कोई एसेट बनाना है, आपके पास पैसे रखे हैं, आपने कहा बैंक पे लोन लेने से अच्छा तो मैं अपने पैसे लगा देता हूँ, अपने पैसे से आपने एसेट बना दिया। फिर आप बोलते हो यार यही पैसे मैंने किसी और को दिए होते तो मैंने कुछ तो ब्याज कमाया होता, कुछ इंटरेस्ट कमाया होता, कुछ अर्निंग कमाई होती। वो अर्निंग जो मैं नहीं कमा पाया, डेट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दूं? तो स्टैंडर्ड बहुत क्लियर कट है कि भैया ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसी नोशनल कॉस्ट को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। जो भी आपने एक्चुअल में इनकर किया सिर्फ आप वही कैपिटलाइज कर सकते हो और कुछ कैपिटलाइज
नहीं कर सकते। Where an entity has no borrowing and uses its own cash resource to finance the construction of qualifying asset, the entity cannot assume the interest amount that could have been earned for capitalization. सिंपल सी बात है।